Afternoon to all of you. Before starting this lecture, I am going to introduce myself. My name is Abhishek Kumar. I am from Hilsa, Nalanda, Bihar. Let me tell you about my teaching experience. I have 11 years of teaching experience in different organizations. Currently, I am working as a physics faculty in Perfection. I have started my teaching career as an assistant professor in 2013 from Purnima Group of Institution, Jaipur. Coming to my schooling, I have completed my 10th and 12th from Bihar Board. I have done my M.Tech and B.Tech in Production Engineering and Mechanical Engineering from Rajasthan Technical University, Kota. That's all about me. Thank you. I am going to start the lecture. इस लेक्चर का टॉपिक है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कूलम्स लॉ के बारे में कि कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम्स का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होती है, लिमिटेशन कूलम्स लॉ का क्या है, और साथ ही साथ कुछ हम PYQ देखेंगे जो IIT जी मेंस, एडवांस और या फिर नीट में पूछे गए हैं। क्लियर है? चलिए, तो हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले एक बार यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस In this lecture, I am going to discuss Coulomb's law, कूलम्स लॉ को हमें डिफाइन करना है, क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम के बारे में जानना है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, वेक्टर फॉर्म के बारे में पढ़ना है, कूलम्स लॉ, लिमिटेशन क्या है कूलम्स लॉ का, कूलम्स लॉ, और लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, ये सारे जो पॉइंट्स है इसे हम डिस्कस करने वाले हैं, पॉइंट है ना, एक एक करके डिस्कस करेंगे इसे। सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं कूलम्स लॉ होता क्या है उसके बारे में। कूलम्स लॉ स्टार्ट करने से पहले हम ये जानना चाहते हैं आप लोगों से कि मुझे यह बताएं कि मैटर के पास वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जिसके कारण वह किसी दूसरे मैटर पे फोर्स अप्लाई करती है। तो आप कहेंगे कि मैटर के पास जो है वो दो कैरेक्टरिस्टिक है जिसके कारण क्या है कि वह जो है वो फोर्स अप्लाई करती है, यानी कि मैटर कैन अप्लाई फोर्स ड्यू टू its two characteristics, first one is mass and second one is charge। यानी कि मैटर जो फोर्स अप्लाई करती है किसी दूसरे मैटर पे तो अपने दो कैरेक्टरिस्टिक के कारण फोर्स अप्लाई करती है। उसमें जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है उसे हम कहते हैं मास और जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है उसे हम कहते हैं चार्ज। तो मास के कारण जो फोर्स अप्लाई होता है, मास के कारण जो फोर्स अप्लाई होता है वह कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स और चार्ज के कारण जो फोर्स अप्लाई होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जो लॉ हम यूज करते हैं वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जबकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिमिलरली जिस तरह हम ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं कूलम्ब्स लॉ। इसी लॉ के बारे में हमें आगे पढ़ना है, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, अब देख लेते हैं चार्ज। आप जानते होंगे कि चार्ज जो है वो नेचर में दो तरह का होता है। ठीक है, एक जो चार्ज है ये पॉजिटिव नेचर का होता है और दूसरा जो चार्ज है वो निगेटिव नेचर का होता है। पॉजिटिव चार्ज हैं वो रिपेल करते हैं, निगेटिव चार्ज भी क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लेकिन अगर दो डिसिमिलर चार्ज है यानी कि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। क्लियर है? तो अब जब है ना, तो आप याद रखिएगा कि कोई भी मैटर जब किसी दूसरे मैटर पे फोर्स अप्लाई करता है तो फोर्स अप्लाई करने के पीछे उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक होती है। एक कैरेक्टरिस्टिक उसकी मास होती है जबकि दूसरी कैरेक्टरिस्टिक उसकी चार्ज होती है। मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है और चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है, जिसे हम कूलम्ब्स लॉ से स्टडी करते हैं। क्लियर है? अब आप हेडिंग लगाइएगा कूलम्ब्स लॉ। हेडिंग लगा लेते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ इसे समझते हैं पहले। जैसे कि दो पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज है R डिस्टेंस पे, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। R डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट चार्ज है प्लस Q2। अब यहाँ पे दो सिमिलर चार्ज है, तो दो सिमिलर चार्ज रहने से क्या होता है कि Q1 जो है वो Q2 पे फोर्स अप्लाई करता है और Q2 जो है वो Q1 पे फोर्स अप्लाई करता है। Q1 है वो फोर्स अप्लाई करेगा Q2 पे टुवार्ड्स राइट। हमने इसे डायरेक्शन जो रिप्रेजेंट किया है क्योंकि रिपल्सन हो रहा है यहाँ पे, तो रिपल्सन होने का मतलब है कि हम यहाँ पे जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो टुवार्ड्स राइट है। तो हमने यहाँ पे लिखा है F21 और Q2 जो है जो F1 Q1 पे फोर्स अप्लाई करता है ये हो जाएगा टुवार्ड्स लेफ्ट, इसे हमने रिप्रेजेंट किया है F12। यहाँ पे हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन अभी नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। क्लियर है? अगर सपोज करिए सिमिलरली उसी तरह से, क्योंकि यहाँ पे दो सिमिलर चार्ज है, पॉजिटिव है, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो चार्जेज हैं एक पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो। तो हमने एक दूसरा कंडीशन लिया है जिसमें एक जो पॉइंट चार्ज है वो Q1 है और दूसरा जो पॉइंट चार्ज है R डिस्टेंस पर ही है लेकिन वो क्या है, माइनस Q2 है। अब यहाँ पे दो डिसिमिलर चार्ज है, तो जो दो डिसिमिलर चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। Q1 जो है वो Q2 को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, कौन से फोर्स से, F21 कह सकते हैं, और माइनस Q2 जो है वो Q1 को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ F12 फोर्स से। ये दो कंडीशन है। तीसरा एक और भी कंडीशन हो सकता है कि दो जो पॉइंट चार्ज है वो दोनों निगेटिव हो, माइनस Q1 है और ये जो है वो माइनस Q2 है। अब यहाँ पे दो सिमिलर चार्ज हैं, दोनों निगेटिव नेचर के हैं, तो Q1 जो है वो Q2 को रिपेल करेगा F21 फोर्स से और Q2 जो है वो Q1 को रिपेल करेगा F12 फोर्स से। यहाँ पे जो हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है फोर्स का F12 या F21, ये दो अलग अलग फोर्स नहीं है, दोनों जो है वो सेम फोर्स हैं, दोनों सिमिलर फोर्स हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगी। सिर्फ क्या होता है कि डायरेक्शन जो है वो चेंज होता है। तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं, है ना, आगे हम बात करेंगे इसके वेक्टर फॉर्म के टाइम में। अभी यहाँ पे है जो हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है वो ये किया है कि F12 जो है, चूंकि मैग्नीट्यूड दोनों के सेम होंगे, है ना, ये हो जाएगा इक्वल होगा F21 से, और इसे जो है हमने F कंसीडर कर लिया है लेट। ये लेट यहाँ पे नहीं आएगा, है ना। लेट हमने क्या कर दिया है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जो फोर्स ऑफ रिपल्सन हो रहे हैं दो चार्जेज के बीच में वो कितना है, F है। अब कूलम्ब का स्टेटमेंट क्या था, है ना, उसे समझते हैं पहले। अब देखिए यहाँ पे दो चार्ज है Q1 और Q2, हम यहाँ पे है ना पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं करते हैं पहले। यहाँ पे दो चार्ज है Q1 और Q2, ठीक है, दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। तो यह जो फोर्स है वो डिपेंड करता है दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन पे, यानी कि जो भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, Q1 का कुछ वैल्यू दिया होगा, Q2 का कुछ वैल्यू दिया होगा, इस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, जो मल्टीप्लिकेशन होगा, उस पर डिपेंड करता है दोनों के बीच का फोर्स। और दूसरा जो है वह जो फोर्स है, दोनों के बीच में जो फोर्स वर्क करता है वो
डिपेंड करता है दोनों के बीच की डिस्टेंस पर, कि दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है। अब ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल के फॉर्म में जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कूलम्ब्स के स्टेटमेंट के बेसिस पे, अगर हम इसके स्टेटमेंट के पहले बात कर लें इसकी रिप्रेजेंटेशन की, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन बोथ चार्जेज एफ जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ चार्जेज Q1 एंड Q2, दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और हमने ये कहा है कि ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और जो डिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेज, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेज, यहाँ पे R लिखना होगा। R स्क्वायर क्लियर है। अब स्टेटमेंट से देखिए क्या होता है, कहता है कि if 2 point charges Q1 and Q2 are placed at a distance R, then force acting between them is directly proportional to product of both charges and inversely proportional to square of distance between them, means F is directly proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to square of distance between them। ठीक है, तो हमने लिखा है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे है ना, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब ये दोनों को जब हम कंबाइंड करते हैं तो दोनों को कंबाइंड करने से क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करते हैं, ठीक है, तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, यहाँ पे हम एक कांस्टेंट ऐड करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करेंगे तो हो जाएगा C Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, वेयर हमने जो कांस्टेंट यहाँ पे जो ऐड किया है, क्योंकि जब कभी भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट लेकर के आते हैं, तो यहाँ पे हमने जो कांस्टेंट यूज किया है C, इसे कहते हैं कूलम्ब कांस्टेंट। कूलम्ब कांस्टेंट, ये जो कूलम्ब कांस्टेंट है ना, वो डिपेंड करता है मीडियम पे, डिपेंड्स ऑन मीडियम। यह जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, अभी बताएंगे किस तरह मीडियम पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन m। क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन m। अब यहाँ पे एक नया टर्म आया है एप्सिलॉन m, तो ये जो एप्सिलॉन m है इसे कहा जाता है परमिटिविटी। इसके जस्ट आगे का टॉपिक है, डिटेल में पढ़ेंगे। इसे कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या होता है ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम, क्लियर है। अब देखिए C की वैल्यू हमने क्या बताई आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन m, यानी कि जो F होगा कूलम्ब्स लॉ का जो है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन का, यानी कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेज, जो F है वो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। दिस इज कूलम्ब्स लॉ। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, हम यहाँ पे चूंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे हम किसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी, हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। डायरेक्शन की बात कब करते हैं, डायरेक्शन की बात हम तब करेंगे जब हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म,
अभी हम किसकी बात करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, उस मैग्नीट्यूड की बात करते हैं जो दो चार्ज के बीच में वर्क करता है। क्लियर है? चलिए अब देखिए, हमने यहाँ पे एक जो टर्म लिखा है परमिटिविटी, अब उसके बारे में समझते हैं कि आखिर ये परमिटिविटी होता क्या है। परमिटिविटी, ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिएगा परमिटिविटी। इसे हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं परमिटिविटी। क्या होता है परमिटिविटी? देखिए, जैसे दो चार्ज है Q1 और Q2, दो चार्ज है Q1 और Q2, ये जो चार्ज है वो Q1 है और ये जो चार्ज है वो है Q2। दोनों के बीच का कुछ सेपरेशन है, ठीक है, दोनों सिमिलर नेचर का है तो रिपल्सन होगा और डिसिमिलर नेचर का है तो अट्रैक्शन होगा। क्लियर है? दोनों के बीच में फोर्स जो है वो वर्क करता है। ये जो है वो फोर्स है मान लेते हैं, हमने यहाँ पे, है ना, ये फोर्स कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। हम एक मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो हमने कहा कितना लग रहा है, यानी कितना वर्क करता है, 100 न्यूटन। Q1 जो है वो Q2 पे 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। Q2 जो है वो Q1 पे 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता है। दोनों तरह से कर सकते हैं, ये दोनों साइड रहेगा, रिपल्सन है यहाँ पे हो रहा है तो, ठीक है। Q1 और Q2 के बीच का जो मीडियम है ना, मीडियम है ही नहीं, वो क्या है, फ्री स्पेस है, ठीक है। क्या है ये? फ्री स्पेस है, या कह सकते हैं कि क्या है, वैक्यूम है, ठीक है, या फिर एयर है। यानी कि जब हम एयर में, वैक्यूम में या फ्री स्पेस में हमने दो चार्ज रखा है Q1 और Q2 को, दोनों के बीच में कुछ सर्टेन डिस्टेंस है लेकिन मीडियम नहीं है, तो Q1 जो है वो Q2 पे 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता है, Q2 जो है वो Q1 पर 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता है। हमने क्या किया, इसे एज्यूम किया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए। क्लियर है? अब सेम चार्ज जो है ना, अब देखिए हमने क्या किया है कि अब हमने जो है वो मीडियम को बदल दिया, यानी कि पहले जो वैक्यूम था वैक्यूम नहीं है, ये चार्ज Q1 है और ये जो चार्ज है वो क्या है, Q2 है। अब हमने क्या कर दिया है कि दोनों चार्ज के बीच में जो है हमने एक मीडियम लगा दिया है। जैसे ही हमने एक मीडियम लगाया, अब जो पहले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो रिपल्सन हो रहा था, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कितना हो रहा था, 100 हो रहा था। अब हमने ये देखा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर जो रिपल्सन हो रहा है वो 20 न्यूटन हो रहे हैं। पहले 100 न्यूटन हो रहा था, अब ये 20 न्यूटन हो रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? तो क्योंकि है ना, क्योंकि जैसे ही हमने यहाँ पे मीडियम को इंसर्ट किया है दो चार्ज के बीच में, मीडियम ने क्या कर लिया है कि फोर्स को एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। तो मीडियम के पास वह कैरेक्टरिस्टिक होती है जो दो चार्ज के बीच को फोर्स को क्या करती है, इफेक्ट करती है। तो यहाँ क्या किया है मीडियम ने, चार्ज जो दोनों, है ना, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहे थे उसे क्या कर दिया, इफेक्ट कर दिया, जिसके कारण अब जो फोर्स पहले 100 लग रहा था अब कितना लग रहा है, 20 लग रहा है। तो आपने जो, है ना, आपने यहाँ पे जो मीडियम यूज किया है, अगर उसकी हम परमिटिविटी एग्जाम्पल के तौर पे पूछें तो आप कह सकते हैं कि इसकी जो परमिटिविटी होगी वो 80 होगी। क्यों? क्योंकि 80 न्यूटन को क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। अगर कोई हम दूसरी, है ना, अदर मीडियम, अब यहाँ पे कोई और मीडियम को अगर हम रखते हैं, मान लिया जाए कोई दूसरा मीडियम हमने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब अगर हमने मान लेते हैं कि ये जो है हमने एक दूसरा मीडियम यहाँ पे लगा दिया Q1 और Q2 के बीच में, ठीक है। इस मीडियम को लगाने के बाद ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वर्क कर रहा है अब ये 30 न्यूटन है, ठीक है। तो इसकी परमिटिविटी कितनी आ जाएगी, ये 70 आ जाएगी, क्योंकि ये 70 न्यूटन क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर लिया है। तो बेसिकली हम ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो परमिटिविटी होती है वो मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, जो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स वर्क करता है उससे क्या करता है, वो इफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसका हम डेफिनेशन को यहाँ पे लिखते हैं पहले। इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम, इट इज characteristic of medium between two charges which affect the force between them। क्या है ये कि जो परमिटिविटी है वो मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स वर्क करता है उसे क्या करता है, अफेक्ट करता है। यही हमने यहाँ पे लिखा है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस विच अफेक्ट द फोर्स बिटवीन देम। क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट पॉइंट इस पे हम बात करते हैं। तो पूछा जाता है ये कि मुझे बताइए कि जब मीडियम नहीं था, है ना, तो यानी कि हम वैक्यूम की बात करते हैं या फिर हम फ्री स्पेस की बात करते हैं, तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी क्या होगी। ठीक है, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, याद रखिएगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, अगर दो चार्ज जो है वो फ्री स्पेस में है या वैक्यूम में है, तो कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो आपने यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ ये लिखा है ना, F इक्वल टू क्या है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना। यहाँ पे जो एप्सिलॉन m है, अब मीडियम के जगह पे क्या है, फ्री स्पेस है, तो जब फ्री स्पेस है तो कूलम्ब्स लॉ क्या बनेगा, कूलम्ब्स लॉ बन जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट हमने यहाँ पे लिखा है क्यों, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, ये जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, इसे k से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। क्लियर है, तो एक फार्मूला यहाँ पे आ गया, किसके लिए है, ये कूलम्ब्स लॉ का है, जब दो चार्ज जो है वो फ्री स्पेस में होते हैं तब, मीडियम गिवन नहीं हो, फ्री स्पेस दिया हुआ है तब। क्लियर है, चलिए अब हम बात करते हैं इसका थर्ड पॉइंट के बारे में। और जो परमिटिविटी का जो थर्ड पॉइंट है वह बताता है ना, वह रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में है। क्या होता है ये रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो अब ऐसे समझिए, जो रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है ना, वह मीडियम की, किसी मीडियम की परमिटिविटी को किसी स्टैंडर्ड मीडियम की परमिटिविटी से रिलेट करता है, यानी कि उसके रिलेशन को बताता है। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या करता है, रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो किसी मीडियम की परमिटिविटी को किसी स्टैंडर्ड, या बोल सकते हैं कि जो फ्री स्पेस का जो परमिटिविटी होता है ना, किसी स्टैंडर्ड मीडियम की परमिटिविटी से क्या करता है, रिलेशन को बताता है या उसे रिलेट करता है। तो यहाँ पे हम सिंपली एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है उसके बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है ना, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी होता है, इट इज रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन चार्जेज इन फ्री स्पेस टू द फोर्स बिटवीन चार्जेज इन मीडियम। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा रिलेशन को बताएगा, किसकी रिलेशन को बताएगा, तो मीडियम की परमिटिविटी की किसी स्टैंडर्ड मीडियम की परमिटिविटी से। क्लियर है, यही हमने यहाँ पे लिखा है कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन चार्जेज इन फ्री स्पेस टू द फोर्स बिटवीन चार्जेज इन मीडियम। मीन्स एफ नॉट लिख लीजिए, यहाँ पे फ्री स्पेस की हम बात कर रहे हैं, अपॉन एफ एम मीडियम की बात करते हैं। तो जो एप्सिलॉन नॉट है ना, जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर अपॉन 1/4 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन एम हो जाएगा यहाँ पे, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कैंसिल आउट होंगे बहुत सारे टर्म, क्या बचेंगे, तो जो टर्म बचेंगे वो हो जाएंगे एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर है, अब देखिए ये जो हम अभी तक जो हम बात करते आ रहे थे कि ये है ना कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, ये क्या होता है, अब आगे सुनिए। रिलेटिव परमिटिविटी जो है ये, अब मुझे बताइए कि ये जो रिलेटिव परमिटिविटी जो है एप्सिलॉन आर, इसकी यूनिट क्या होगी।
अब चूंकि ये रेशियो है और सेम क्वांटिटी की रेशियो है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होगा। दिस इज यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए ये किस पे डिपेंड करेगा, तो हमने पहले ही बताया है कि परमिटिविटी होती है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। तो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ मीडियम पे डिपेंड करेगा, है ना। इट्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। ठीक है, क्वेश्चन में दो ऐसे मटेरियल हैं जिसकी परमिटिविटी कभी दी हुई नहीं रहेगी। ठीक है, किसी भी तरह का मेटल हो। ठीक है, तो फॉर मेटल अगर हम उसकी परमिटिविटी की बात करते हैं तो हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें लास्ट पॉइंट है, कहता है फॉर एनी मीडियम, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी जो होती है ना, जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, वो हमेशा क्या होता है कि 1 से ग्रेटर होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्लियर है? चलिए अब फिर वापस आते हैं कूलम्ब्स लॉ पे। हैं कूलम्ब्स लॉ क्या कहता था कि जो कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि जो F होता है यानी कि फोर्स बिटवीन चार्जेज 1 क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन m था ना, यहाँ पे मीडियम के लिए हम बात कर रहे थे अभी तक। ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब चूंकि हम मीडियम के लिए देखें यहाँ पे, है ना, क्या इसे हम ये लिख सकते हैं एप्सिलॉन m जो है वो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसी की वैल्यू को यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है। तो जो फाइनल जो एक्सप्रेशन आता है कूलम्ब्स लॉ का वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। क्लियर है? अब देखिए हमने चैप्टर के लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ लिया, परमिटिविटी के बारे में हमने अभी जस्ट कंप्लीट किया है कि परमिटिविटी क्या होता है। चलिए अब हम बात करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म क्या है देखते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ ना। वेक्टर फॉर्म क्यों हम यूज करते हैं, तो चूंकि हम यहाँ पे फोर्स की बात करते हैं और फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो मैग्नीट्यूड जो है वो तो आप इस वाले एक्सप्रेशन से वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। डायरेक्शन भी तो चाहिए होगी ना बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ही हम वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं। क्लियर है? देखिए किस तरह हम डायरेक्शन को बताते हैं। तो जैसे दो चार्ज है Q1 और एक दूसरा चार्ज है Q2, दोनों को हमने सेम नेचर का लिया है, दोनों हमने पॉजिटिव लिया है। क्लियर है? दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, R है। देखिए अगर मैं बात करता हूं तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कूलम्ब्स फोर्स की, तो कूलम्ब फोर्स क्या होगा, Q1 जो है वो Q2 पे फोर्स अप्लाईगा, रिपल्सिव नेचर का होगा। हमने यहाँ पे डायरेक्शन दी है टुवार्ड्स राइट, क्योंकि Q1 जो है वो Q2 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करने के बाद जो है वो लाइन ऑफ एक्शन जो है वो टुवार्ड्स राइट होगा, और इसे हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दी है F21। डायरेक्शन भी हमने लगा दिया यहाँ पे। Q2 जो है वो Q1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और इसकी जो हमने डायरेक्शन दी है वो लेफ्ट दी है F12। क्लियर है? राइट डाउन कर, रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हमने लिखा है उसे मैं राइट डाउन कर देता हूँ। F21 ये जो है ये है फोर्स ऑन चार्ज 2 बाई चार्ज 1, और F1 जो है 12 जो है ये हो जाएगा क्या, फोर्स ऑन 1 बाई 2। क्लियर है?
अब यहाँ पे एक टर्म और यूज करेंगे और वो है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो एक पोजीशन वेक्टर जो है वो होगा आपका R21 और दूसरा जो पोजीशन वेक्टर है वो है यहाँ पे R12। क्या है R12 और R21? तो देखिए R12 जो है यह रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑफ 1 फ्रॉम 2 और R21 जो है यह रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑफ 2 फ्रॉम 1। अब देखिए वी नो डेट, हम क्या जानते हैं, कूलम्स लॉ क्या होता है कि F इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अगर मैं इसमें डायरेक्शन की बात करता हूं, ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये तो इसकी वैल्यू बताएगा ना, हमें तो डायरेक्शन चाहिए होगा। तो डायरेक्शन के लिए हमें लिखना होगा F। अब ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी तो बतानी है, तभी तो वेक्टर फॉर्म होगा। ठीक है, तो हमें लिखना होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू R कैप। ये जो R कैप है ये होता है यूनिट वेक्टर। क्लियर है? अब देखिए, अब चूंकि R है ना, R कैप है, यूनिट वेक्टर है, ये डायरेक्शन को बताएगा। तो ये जो R कैप है, यूनिट वेक्टर है, इसे हमें फुल वेक्टर में रिप्रेजेंट करना होगा। तो फुल वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और R कैप आप पढ़े होंगे कि जो R कैप होता है ये क्या होता है, फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया यहाँ पे R अपॉन R वेक्टर, और R वेक्टर क्या हो जाएगा, R ही तो होगा, तो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई, क्या इसको मैं R क्यों लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इंटू R। ये तो जनरल जो है वो वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, ये जो है वो क्या है, जनरल वेक्टर फॉर्म है, किसका, कूलम्स लॉ का। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कि F21 को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, और F12 को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर मैं F12 की बात करता हूं आपसे, F12 कौन से डायरेक्शन में हमने बताया है F12 को, टुवर्ड्स लेफ्ट है ना F12। ठीक है, तो F12 इक्वल टू 1/4π, ये सब तो कांस्टेंट टर्म है तो आ ही जाएगा, Q1 Q2 अपॉन, अब देखिए यहाँ पे जो था R स्क्वायर जो है, यानी कि यही तो डिस्टेंस है। यहाँ पे देखिए हमने दो जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिया है, एक है R12 और दूसरा है R21। अब इसमें से हम क्या यूज करें, तो यहाँ पे हम उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को यूज करेंगे जो फोर्स की डायरेक्शन में हो। अब देखिए फोर्स की डायरेक्शन में कौन सा है, तो R12 है, क्योंकि हम F12 की बात कर रहे हैं, टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो R12 भी किधर है, लेफ्ट है। तो जो भी हमें जहाँ जहाँ पे हमने R यूज किया है वहाँ पे क्या यूज करना होगा, R21। तो हो जाएगा 1/4πε0 R12 का क्यूब हो जाएगा इंटू R12 हो जाएगा। इसको सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हैं, F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई RQ। इसको छोड़ दीजिए और इसको लिख लीजिए R21। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फोर्स ऑन 1/2। सिमिलरली आप चाहें तो सेकेंड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, F21 अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, 1/4πε0 लिखूंगा, Q1 Q2 बाई RQ, सिंपली सा। अब ये बताइए कि यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या आ जाएगा, क्योंकि F21 है, टुवर्ड्स राइट है, तो टुवर्ड्स राइट वाला जो वेक्टर होगा वो हम लिख लेंगे R21। ये किसके लिए है, F21 के लिए है। अब ये दोनों को अगर आप चाहें तो एक और रिलेशन यहाँ से बता सकते हैं, ये दोनों क्या है ना, अगर मैं बात करूं तो इसमें जो टर्म है वो कुछ टर्म तो कॉमन है। कौन सा टर्म कॉमन है, तो देखिए 1/4πε0 Q1 Q2 बाई RQ, है ना, ये सारे में कॉमन है। अब ये वेक्टर की बात कर लेते हैं, है ना, R12 और R21, है ना, देखिए यहाँ पे R12, ये जो है R12 और R21। ठीक है, देखिए R21 टुवर्ड्स लेफ्ट है, R21 टुवर्ड्स राइट है और R12 टुवर्ड्स लेफ्ट है।
ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डिफरेंस किस में है, डायरेक्शन में है। तो जब मैग्नीट्यूड सेम रहता है और डायरेक्शन है ना अपोजिट होते हैं तो हम माइनस साइन यूज करते हैं, याद होगा आपको। ठीक है, तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट F12 जो होगा ये माइनस F21 होगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होते हैं, सिर्फ उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, और डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण हम वहां पे माइनस साइन यूज करते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये था वेक्टर फॉर्म किसका, कूलम्ब्स लॉ का। अब हम बात करते हैं कि कूलम्ब्स लॉ का कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस भी होंगे। तो लिमिटेशन देखिए क्या क्या है। लिमिटेशंस, हम कहाँ पे कूलम्ब्स लॉ को यूज करते हैं और कहाँ पे हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये है कि कूलम्ब्स लॉ का जो स्टेटमेंट था वहीं पे पहला लिमिटेशन है। स्टेटमेंट देखिए क्या है, स्टेटमेंट जो था वो ये था कि इफ 2 पॉइंट चार्ज, देखिए क्या यहाँ पे पॉइंट चार्ज के बारे में बात किया गया है, यानी कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल है ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो पहला जो लिमिटेशन है यहाँ पे आ जाएगा, इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज ओनली। क्लियर है? दूसरा, हमने कहीं भी आपको चार्जेज के बीच में मोशन की बात नहीं की है, यानी कि जो चार्ज हमने लिया है Q1 Q2, ना तो Q1 मूव कर रहा है और ना ही Q2 मूव कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि यह जो लॉ है ये स्टैटिक चार्ज के लिए अप्लीकेबल है, मूविंग चार्ज के लिए क्यों अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे ही दो चार्ज है दोनों मूव करते हैं या कोई एक मूव करता है, तो चार्ज के मूव करने से जो सेपरेशन है वो चेंज होगा, और जब सेपरेशन चेंज होगा तो प्रत्येक पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जब चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, तो एक नया पैरामीटर यहाँ पे आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो जब मूविंग चार्ज होता है तो वहाँ पे हम कूलम्ब्स लॉ यूज नहीं करते, वहाँ पे लॉरेंज फोर्स आता है, लॉरेंज का नियम आता है ना। तो लॉरेंज फोर्स वहाँ पे हम है ना लॉरेंज फोर्स के बारे में पढ़ते हैं जब चार्ज मूव करता है, वहाँ पे हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए है, ओनली फॉर स्टैटिक चार्ज ओनली। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इट इज एप्लीकेबल फॉर स्टैटिक चार्ज ओनली, स्टैटिक चार्ज ओनली। ठीक है, थर्ड पॉइंट, कूलम्ब्स लॉ के साथ सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये वेरी स्मॉल डिस्टेंस जो सेपरेशन है, अगर वो बहुत ही स्मॉल है तो ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता। ठीक है, तो जब हम फर्मी की बात करते हैं है ना, 10⁻⁻14 की बात करते हैं, 10⁻15 मीटर की बात करते हैं, उस टाइम पे यानी कि बोल सकते हैं कि जब हम न्यूक्लियस के बीच में जो चार्जेस की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि ये जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है ना, वहाँ पे ये एक्यूरेट वैल्यू शो नहीं करता है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, इट इज नॉट एक्यूरेट फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज। और एक और इसमें और है फोर्थ पॉइंट कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो कभी भी इरेगुलर शेप के लिए यूज नहीं होता। ठीक है, इरेगुलर शेप का मतलब है कि जिसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ जिगजैग टाइप का है ना, एक कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो लिमिटेशन के में जो फोर्थ है ना, वो ये कहता है कि इट बिकम मोर डिफिकल्ट, इट बिकम more difficult to apply to charges with irregular shape, irregular shape। क्लियर है? तो ये था लिमिटेशंस।
अब देखिए हमने जो कहा था कि हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं आप आज, तो देखिए पहला तो कूलम्ब्स लॉ हो चुका है, दूसरा परमिटिविटी हमने पढ़ा दिया है, वेक्टर फॉर्म हमने समझा दिया है, लिमिटेशंस के बारे में हमने बता दिया है कि कूलम्ब्स लॉ कहाँ कहाँ पे यूज होता है और कहाँ पे यूज नहीं हो सकता है। स्टैटिक चार्ज के लिए होता है, क्लियर है, पॉइंट चार्ज के लिए होता है, इरेगुलर शेप के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है, और साथ ही साथ ये जो है वो वेरी स्मॉल डिस्टेंस के लिए भी यूज नहीं होता। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है वो जी का क्वेश्चन है, नीट में भी उस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, उसी क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है टू आइडेंटिकल टेनिस बॉल्स ईच हैविंग मास m, दो टेनिस बॉल है जिसका मास क्या है m है और चार्ज क्या है q है, आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट बाय थ्रेड ऑफ लेंथ l। तो कहता है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन व्हेन ईच थ्रेड मेक्स ए स्मॉल एंगल थीटा विथ द वर्टिकल। ठीक है, कहता है कि दो टेनिस बॉल है ना, जिसे एक धागे से बांधकर, जिसकी लंबाई कितनी है l है ना, उसे लटकाया गया है। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे साथ में जो बॉल है उसके पास मास भी है और चार्ज भी है, अगर हम एज्यूम करते हैं कि चार्ज नहीं है, तो अगर चार्ज नहीं है तो दोनों को अगर आप एक पॉइंट से है ना सस्पेंड करेंगे, लटकाएंगे, तो कुछ ऐसा लटकेगा, दोनों चिपक कर के तो लटकेगा, कुछ ऐसा रहेगा। ये कब होगा, जब दोनों के पास जो है वो क्या है, मास है, लेकिन चार्ज क्या है, जीरो है। हमने क्या कंसिडर किया कि चार्ज नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये कहता है कि दो जो टेनिस बॉल है उसके पास मास के साथ साथ क्या है, चार्ज भी है, कितनी, क्यू। अब सपोज करिए कि दोनों के पास अगर चार्ज है, दोनों सेम नेचर का है, ठीक है, तो दोनों सेम नेचर का है तो दोनों के बीच में क्या आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन आएगा। जब फोर्स ऑफ रिपल्सन आएगा तो क्या ये दोनों इसी पोजीशन में रहेंगे, नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, नया पोजीशन। तो जो नया पोजीशन होगा वो देखिए क्या होगा, यही चीज को समझना है। ठीक है, अगर चार्ज नहीं रहता तो से बिल्कुल इसी तरह लटका हुआ रहता वो, लेकिन अब दोनों बॉल के पास चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क करेंगे दोनों बॉल के बीच में, जिसके कारण दोनों बॉल के बीच में सेपरेशन होगा, और सेपरेशन होने के बाद उसकी जो पोजीशन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, एक बॉल यहाँ पे आएगा और दूसरा बॉल कहीं इधर जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में कैसा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है। ये कौन सा पोजीशन है, ये जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, ये दोनों के बीच का अगर हम सेपरेशन की बात करते हैं तो सेपरेशन क्या है, x है, क्लियर है। अब जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इसकी लेंथ कितनी है, l है। अब जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो अब मुझे ये जानना है कि जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा तो ये इस दोनों बॉल पे कौन कौन से फोर्स वर्क करेंगे। तो आप कहेंगे कि इक्विलिब्रियम में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो क्या सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक ही वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मास भी दिया हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी वर्क करेगा, और चूंकि ये रस्सी से बंधी हुई भी है तो यहाँ पे टेंशन भी वर्क करेगा। यहाँ पे इसका मतलब है कि इस कंडीशन में तीन फोर्स जो हैं वो वर्क करेंगे, टेंशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन और ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, चलिए फोर्स देख लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किधर वर्क करता है, ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन हो जाएगा Fe, कितना होता है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे मीडियम दी हुई नहीं है तो हम फ्री स्पेस लेंगे, दोनों का चार्ज का प्रोडक्ट ले लिया हमने, तो क्यू स्क्वायर अपॉन सेपरेशन कितना कंसिडर किया, एक्स स्क्वायर, और इसी एक्स की तो वैल्यू पूछी गई है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन, आपको एक्स ही तो निकालना है, क्लियर है। चलिए ये तो हमने दो फोर्स बताया, क्या तीसरा फोर्स क्या हो जाएगा, टेंशन, ये टी। ठीक है, अब ये चूंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहने के कारण, और क्वेश्चन में दिया हुआ ये एंगल कितना है, थीटा है, ये एंगल दी हुई है थीटा है, इक्विलिब्रियम में रहने के कारण, ठीक है, यहाँ पे जो टेंशन है ये ना तो वर्टिकल है और नहीं क्या है, हॉरिजॉन्टल है, किसी एंगल पे है। इसका मतलब है कि इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट जो है वो इसके mg के डायरेक्ट अपोजिट होगा, और इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो fe के अपोजिट होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो t है, तो हम t को जब हम रिजॉल्व करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो अगर ये एंगल जो है वो कितना एंगल आएगा,
ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना आ जाएगा, थीटा आएगा, तो ये कितना बनेगा, टी कॉस थीटा। ठीक है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना बनेगा, तो टी साइन थीटा। क्लियर है। अब जो यहाँ पे हमने रिजॉल्विंग किया है फोर्स को, और चूंकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या लिख सकते हैं कि जो वर्टिकल कंपोनेंट, जो वर्टिकल फोर्स है, उसका वेक्टर समेशन 0 होगा, या बोल सकते हैं कि फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन विल बी इक्वल टू फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि फोर्स इन राइट विल बी इक्वल टू फोर्स इन लेफ्ट। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करता हूँ यहाँ पे, तो क्या लिख सकता हूँ, वर्टिकल की बात कर लेता हूँ सबसे पहले, तो टी साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ये एफ ई के इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो किसे हमने कंसिडर कर लिया है। टी कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ये तो ये एम जी के इक्वल हो जाएगा 2। ठीक है, क्या कोई और भी इक्वेशन बनेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो यही 2 इक्वेशन बनेंगे। पहला इक्वेशन होगा टी साइन थीटा और दूसरा इक्वेशन होगा टी कॉस थीटा। क्लियर है। अब देखिए आपको कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। आपको जो कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेट करना है वो इक्विलिब्रियम सेपरेशन यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको ये चेक करना होगा कि एक्स की वैल्यू है कहाँ पे, तो एक्स की जो वैल्यू है ना वो है आपका, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि एफ ई के वैल्यू है का जो एक्सप्रेशन है उसमें एक्स का वैल्यू आया है। इसका मतलब है कि, है ना, हमें ऐसा कोई ना कोई ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन करना होगा जिससे हमें एक्स का वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो उस मैथमेटिकल ऑपरेशन को अगर देखिए, है ना, अगर मैं डिवाइड करता हूं, ठीक है, फ्रॉम 1 डिवाइड बाई 2, इक्वेशन 1 को जो है आप 2 से डिवाइड करिए, तो जब हम 1 से 2 को डिवाइड कर सॉरी हाँ ना 1 को 2 से डिवाइड करता हूं तो क्या आता है, tan थीटा होगा, sin थीटा 1 cos थीटा हो जाएगा कितना, एफ ई बाई एम जी। क्लियर, एफ ई की वैल्यू अगर आप यहाँ पे आप पुट कर ही देते हैं, चलिए बाद में पुट करेंगे, पहले देखते हैं। ठीक है, अब देखिए tan थीटा है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि क्या है ना, जो एंगल में जो सेपरेशन है, जो एंगुलर सेपरेशन है वो बहुत ही स्मॉल है। तो जब बहुत ही स्मॉल सेपरेशन है, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, अगर थीटा जो है वो बहुत ही स्मॉल है, तो बहुत स्मॉल रहने के लिए क्या होता है कि जो साइन थीटा होता है वो लगभग किसके बराबर होते हैं, tan थीटा के बराबर होते हैं, और वो जो है वह किसके बराबर होता है, थीटा के ही तो बराबर होता है। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, एंगुलर सेपरेशन जो है वो बहुत ही स्मॉल होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू उतना ही होती है जितनी tan थीटा को होती है, और उसकी वैल्यू उतना ही होती है जितना थीटा का होता है। ठीक है, अब हमें थीटा निकालना है, तो देखिए थीटा निकालने के लिए अब देखिए, अगर आप इस वाले डायग्राम की बात कर लें, डायग्राम में जो पोजीशन है मैं इसे रेड कलर से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, देखिए ये वाला, इसकी बात कर ले, मैं अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ, ये हो गया, ये हो गया, और ये हाइपोटेनस वाला जो पोर्शन हो गया, ये अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है, तो ये थीटा हो गया, ठीक है, ये एल हो गया, और ये क्या हो गया, आर हो गया। तो आपने एक मैथमेटिक्स में एक रिलेशन पढ़ा होगा, थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर होता है। इसी एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एक्सप्रेशन को, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, थीटा इक्वल टू, ठीक है, एल बाई आर, एल कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स बाई टू, आर कितना बनेगा यहाँ पे एल बनेगा, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स बाई टू एल होगा। ठीक है, देन अब वापस पीछे आते हैं, देखिए क्या यहाँ पे tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा, यानी कि थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एम ई हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा एफ ई बाई एम जी। थीटा की वैल्यू अगर आप पुट करते हैं इसमें, थीटा कितना हो जाएगा, तो एक्स बाई ट्वेल्व हो जाएगा अपॉन, ये हो जाएगा एफ ई बाई एम जी। अब यहाँ पे आप एफ ई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो एक्स अपॉन ट्वेल्व इक्वल टू 1 बाई एम जी इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। एक्स को एक साइड लेके चले जाइए, तो एक्स क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2L, Q1 Q2 तो है ना, तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। एक्स की वैल्यू पूछा गया था ना, तो एक्स इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 2L क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी टू पावर 1/3, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू एल क्यू स्क्वायर अपॉन
2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg टू पावर 1/3, ये ऑप्शन में था। फिर है क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि दो टेनिस बॉल है जिसका मास m है और चार्ज q है, कोई एक थ्रेड से जिसकी लेंथ l है, तो है ना उसको फ्रीली सस्पेंड किया गया है। तो दोनों एक साथ जो है वो लटका हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों के पास क्या है, सेम चार्ज है, तो दोनों में सेपरेशन होगा। तो कहता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो सेपरेशन होगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। तो हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू कैलकुलेट की है। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन के हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्या और सॉल्व कर सकते हैं? ये तो सिंपल सा एक क्वेश्चन था, है ना। देखिए क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए ये जो थ्रेड है, जो स्ट्रिंग है, जो रस्सी है, उसमें कितना टेंशन है, तो आप यहाँ से टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे बताएं कि अगर चार्ज Q1 जो चार्ज है दोनों बॉल का जो Q है, अगर ये दोनों चार्ज जो है वो सेम ना हो, यानी कि Q1 और Q2 दो अलग अलग चार्ज हो, तो बताइए क्या थीटा जो सेपरेशन है यहाँ पे, ये जो थीटा जो है सेपरेशन, क्या ये दोनों सेम होंगे? तीसरा ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो मास है दोनों बॉल का, अगर ये सेम ना हो तो क्या होगा? क्या ये जो एंगल जो सेपरेशन है, क्या वो दोनों सेम ही रहेंगे? क्लियर है। और चौथा ये कहता है, यही पूछा जा सकता है कि अगर ये जो चार्ज है बॉल के पास, अगर वो लीक करता हो, ठीक है, यानी कि चार्ज जो है वो बाहर निकल रहा होता है, यानी कि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है अगर वो कम हो रहा होगा, ठीक है, तो मुझे रिलेशन बताइए कि वेलोसिटी और सेपरेशन के बीच में क्या रिलेशन है। एक एक करके बात करते हैं पहले, ठीक है। चलिए नोट में करके लिखिएगा, नोट। फर्स्ट हम जानना चाहते हैं कि टेंशन इन स्ट्रिंग क्या होगा। टेंशन इन स्ट्रिंग यानी कि वह रस्सी जिससे दोनों बॉल बंधी हुई है और लटकी हुई है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो टेंशन डेवलप हुआ है उसकी वैल्यू क्या होगी। क्लियर है। तो अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दो ही इक्वेशन इक्विलिब्रियम कंडीशन में, है ना। दोनों को स्क्वायर करके आप ऐड कर दें। तो जब दोनों को आप स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या हम ये लिख सकते हैं, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ठीक है, mg स्क्वायर प्लस एफ ई स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg स्क्वायर प्लस एफ ई स्क्वायर। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर mg स्क्वायर प्लस एफ ई स्क्वायर। तो आप यहाँ पे क्या है, टेंशन भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये किसका आ गया, ये क्या आ गया, टेंशन आ गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा कंडीशन ये कहता है, मुझे ये बताइए कि इफ Q1 नॉट इक्वल टू Q2, दोनों जो चार्ज है वो अलग अलग मैग्नीट्यूड का है, ठीक है, देन एंगल फ्रॉम वर्टिकल पोजीशन, देन एंगल फ्रॉम वर्टिकल पोजीशन। कहने का मतलब ये है, डायग्राम से देखिए कि ये जो हमने जो दो बॉल जो टेनिस का दिया हुआ था, अगर ये जो चार्ज है वो Q1 है और ये जो चार्ज है वो Q2 है, दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो x है, ठीक है। तो क्वेश्चन में तो ये दिया हुआ था कि ये क्या है, ये थीटा है और ये भी क्या है, थीटा है, ठीक है। ये यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे गिवन ये है कि एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज क्या है, Q2 है, और कंडीशन ये है कि Q1 नॉट इक्वल टू Q2। तो जब Q1 नॉट इक्वल टू Q2 है तो यहाँ पे दो कंडीशन राइज होंगे। पहला ये कि जो Q1 है वो ग्रेटर देन Q2 हो सकता है, और दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि Q2 जो है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, Q1 होगा। तो ये दोनों कंडीशन के लिए कह रहा है कि ये जो एंगल जो थीटा है, ठीक है, ये θ1 मान लेते हैं इधर और ये θ2, ये दोनों सेम होंगे या दोनों अलग होंगे। और दोनों अगर अलग होंगे तो बताइए θ1 कौन से कंडीशन में ज्यादा होगा और θ2 कौन से कंडीशन में ज्यादा होगा। क्लियर है। तो देखिए आपने अभी पढ़ा है कि जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स mg होता है। इसका मतलब है कि tan थीटा, अब बताइए मास की तो हमने बात ही नहीं की है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की हमने बात ही नहीं की है, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि जो tan थीटा है,
ठीक है, जो tan थीटा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो है ना, वो डिपेंड कर रहा है, यानी कि क्या बोल सकते हैं, वो फंक्शन है किसका, एफी का। किस पे डिपेंड कर रहा है, वो एफी पे डिपेंड कर रहा है। अब जब एफी पे डिपेंड कर रहा है, और आप जानते हैं कि जो एफी होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर इसका, यानी कि Q1 और Q2 का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो जब Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन है तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जो tan थीटा होगा हो जाएगा कितना, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर तो होगा ही होगा, अपॉन 1 बाई कितना हो जाएगा, mg होगा। अब देखिए ये सारा जो टर्म है ना वो क्या है, कांस्टेंट है, नीचे का जितने भी टर्म है वो कांस्टेंट है, यानी कि tan थीटा किस पे डिपेंड करेगा, Q1 Q2। अब ये बताइए Q1 ज्यादा हो या Q2 ज्यादा हो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों का हमें तो मल्टीप्लिकेशन ही लेना है। जैसे मान लिया जाए कि Q1 है वो 4 है और Q2 जो है वो 3 है, तो मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। Q2 जो है वो हो गया 4 और Q1 हो गया 3, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, 12 भी तो आ रहा है। ठीक है, तो जब चूंकि अब ये मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करता है ना, और मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करने से थीटा पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो चार्ज कुछ भी रहे, कोई सा भी मैक्सिमम हो, चाहे Q1 ग्रेटर देन हो या फिर Q2 ग्रेटर देन हो, है ना, एंगल क्या होगा, हमेशा सेम होंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो θ1 होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू θ2 होगा। ध्यान रखिएगा, Q1 ग्रेटर देन Q2 हो या फिर Q2 ग्रेटर देन Q1, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या चूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन चूज करने के कारण जो एंगल का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम द वर्टिकल, वो क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा ये है कि अगर मैं ये कहता हूं कि इफ, थर्ड केस की मैं बात करता हूं, यहाँ पे थर्ड नोट में है, इफ m1 नॉट इक्वल टू m2 देन एंगल फ्रॉम वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन। अब ये कह रहा है कि जो दो बॉल को हमने लटका कर रखा था, इस पे चार्ज तो Q है, ये मास जो है वो m1 है, ये चार्ज तो Q ही है, और ये जो मास है वो m2 है। ठीक है, तो अब बताइए कि अगर ये θ1 है और ये θ2 है, तो θ1 ग्रेटर देन θ2 होगा, ठीक है, या फिर θ2 ग्रेटर देन θ1 होगा, कौन सा एंगल ज्यादा होगा। कंडीशन ये दिया हुआ है कि m1 नॉट इक्वल टू क्या है, m2 है। ठीक है, तो देखिए जब m1 जो है वो नॉट इक्वल टू m2 है, तो यहाँ से दो केस अराइज होते ही हैं, m1 ग्रेटर देन m2, और दूसरा केस ये अराइज होता है कि m2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, m1 होगा। अब वापस से आते हैं tan थीटा वाले एक्सप्रेशन पे। tan थीटा क्या आपने पढ़ा था कि जो एफी अपॉन क्या होता है, mg होता है। अब यहाँ पे एफी क्या है, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि हमने चार्ज को चेंज नहीं किया है, जी को हमने चेंज नहीं किया है। मीन्स जो tan थीटा होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, m का होगा। मीन्स जो मास अगर ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा, तो tan थीटा की वैल्यू कम होगी और थीटा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यानी कि मास अगर ज़्यादा है, अगर हैवी मास है, तो उसमें जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, जो डेविएशन होगा वो कम होगा। क्लियर है। और अगर मास जो है वो लेस है, तो tan थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और tan थीटा मैक्सिमम होने से थीटा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। यानी कि मास जो है वो लाइटर है, ठीक है, तो उसमें डेविएशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पे चूंकि हमने क्या कहा है कि m1 ग्रेटर देन m2 है, इसका मतलब है कि थीटा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, θ1 होगा, और दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, θ1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, θ2 होगा। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि जो हैवी मास होता है वह लेस डिस्प्लेस करता है। ठीक है, हैवी मास डिस्प्लेस लेस। ठीक है, हैवी मास को डिस्प्लेस करने के लिए ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे हमने चार्ज को सेम रखा है ना, ठीक है, तो हैवी मास है तो उसमें जो डिफ्लेक्शन होगा ना वो कम होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। ठीक है, चलिए अब इसी क्वेश्चन में हम देखते हैं चौथा नंबर। चौथा कहता है कि इफ चार्ज ऑफ बॉल leaks at constant rate and balls comes closer with a speed
we then relate v and x। अब देखिए क्या है, जैसे मान लिया जाए कि दो बॉल है, चार्ज Q है, दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है, x है, ठीक है। और ये जो है वही क्वेश्चन का है ना स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ये थीटा है और ये क्या है, थीटा है। कहता है कि चार्ज जो है ना वो लीक करता है कांस्टेंट रेट से, ठीक है। चार्ज लीक करता है का मतलब है कि आपका जो है ना, आपको जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो क्या दिया हुआ है कि जो dq/dt जो है ना, ये क्या है, कांस्टेंट है। और जब चार्ज लीक करेगा टाइम के साथ, यानी कि चार्ज की मैग्नीट्यूड कम होगी, तो जब मैग्नीट्यूड कम होगी तो आपने ये जो पढ़ा है कि एफ होता है 1/4πε0 Q² तो जब Q की वैल्यू देखा ना, Q की वैल्यू जब कम होगी इसका मतलब है कि F कम होगा, और जब F कम होगा तो X की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यानी कि तो दो बॉल हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, ठीक है। तो जो जिस स्पीड से वो नज़दीक आएंगे, ठीक है, उसका रिलेशन आपको बताना है सेपरेशन के रेस्पेक्ट में। क्लियर है। अब देखिए किस तरह ये सॉल्व होगा। तो अभी आपने पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो सेपरेशन होता है वो कितना होता है, जो मेन क्वेश्चन था अभी कि जो इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो सेपरेशन होता है एक्स है ना, वह भी आपने क्या पढ़ा था कि कितना होता है, L⁵/2πε0 है ना, mg⁵ क्या था, 1/3। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि x³ हो जाएगा आपका L⁵/2πε0 कितना हो जाएगा, mg, ठीक है। क्या हम ये भी लिख सकते हैं कि जो x³ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q², क्योंकि सारे टर्म क्या है, कांस्टेंट है, लेंथ सेम है, mg सेम है, ε0 कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट है, ठीक है। अब क्या लिखा हमने, x³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q² मीन्स Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x के पावर 3/2। नाउ डिफरेंशिएटिंग with respect to time, तो dq/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2 x⁴ हाफ इंटू dx/dt। क्लियर है। और dq/dt क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है, इसका मतलब है कि x के पावर हाफ इंटू dx/dt क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। मीन्स v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x⁴ -हाफ, ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो देखिए हमने जो है वो एक ही क्वेश्चन से, ये जो क्वेश्चन जी में आया था वो एक सिर्फ सेपरेशन पूछा था, लेकिन हमने यहाँ पे चार अलग अलग से हमने और यहाँ पे डिस्कस किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नीट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, नीट का क्वेश्चन है। कहता है 2 पॉइंट चार्ज A and B having charges +Q and -Q respectively are placed at a certain distance apart and force acting between them is F। कहता है कि दो चार्ज है, एक जो चार्ज है A, इसकी जो मैग्नीट्यूड गिवन है चार्ज की वो है +Q, और दूसरा चार्ज है B पॉइंट पे जिसकी मैग्नीट्यूड है -Q। दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है F, ठीक है। कहता है इफ 25%, ये जो है यानी कि एक जो कंडीशन है किसकी है, केस फर्स्ट की है। फिर कहता है इफ 25% चार्ज ऑफ A इज ट्रांसफर्ड टू B। अब A का जो है वो 25% यानी कि 1/4 जो है वो B के पास चला गया है। तो पूछा जा रहा है कि बताइए जो नया फोर्स होगा दोनों के बीच में वो क्या होगा। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो R है तो R ही रहेगा, ठीक है। देखिए केस सेकेंड क्या है। केस सेकेंड ये कहता है कि ये जो चार्ज है ना, ये है, अब ये कितना बचा होगा, 1/4 चला गया है, यानी कि 3/4 है, यानी कि 3Q/4 बचा प्लस के साथ, ठीक है। और B देखिए क्या था, ये ऑलरेडी -Q था ना पहले, और प्लस 1/4 इसका आ गया है, Q/4 इसका आ गया है। क्लियर है। अब ये कितना बचा होगा, ये बचा है -3Q/4 बचा है। दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, 4R, ठीक है। ये समझ में आया कि B पॉइंट पे -3/4 कहाँ से आया। तो B पॉइंट पे -3/4 इसलिए आएगा क्योंकि B पॉइंट पे पहले चार्ज कितना था, -Q,
ठीक है, तो ए से जो 1/4 गया है, 25% का मतलब 1/4, तो ए से जो प्लस Q/4 बी के पास गया है वो तो पॉजिटिव चार्ज था ना, तो पॉजिटिव चार्ज था और ये निगेटिव चार्ज है, दोनों का नेट चार्ज कितना हो जाएगा, -3Q/4 होगा। दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है, R है। ठीक है, तो जो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो F डैश होगा वो F डैश की वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे कि F के फॉर्म में क्या होगा। ठीक है, तो देखिए केस फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो केस फर्स्ट F इक्वल टू तो सिंपल सा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² बाई कितना हो जाएगा, R²। ठीक है, लेकिन अगर मैं केस सेकंड की बात करता हूं तो केस सेकंड जो होगा उसमें देखिएगा F डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, 1/R² भी लिख दीजिए इसको। Q² देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3Q/4 का होल स्क्वायर लिख दें, क्योंकि दोनों जगह पे क्या है 3Q/4 ही है। क्लियर है, चलिए तो कितना लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R² इंटू Q², तो इसको कर सकते हैं। ठीक है, और 9/16 इधर लिख सकते हैं। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन R² जो है वो तो F है, इसका मतलब है कि 9/16 F हो जाएगा। ये था F डैश, तो ये आंसर था इसका नीट का। ऑप्शन गिवन थे, है ना, एक ऑप्शन था आपका, अगर मैं ऑप्शन की बात करता हूं तो ऑप्शन ए था 4F/3, ऑप्शन बी था 9F/16, ऑप्शन सी था F, ऑप्शन डी था 16F/9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9F/16। क्लियर है, चलिए आगे चले, एक और क्वेश्चन कर लें। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, नीट का ही क्वेश्चन है, देखिए क्या है, नीट का ही क्वेश्चन है। कहता है टू पॉजिटिव आयंस each carrying a charge Q are separated by a distance D if F is the force of repulsion between the ions, the number of electrons missing from each ion will be within bracket में given था E being the charge on an electron। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या था, नीट का क्वेश्चन है, PYQ है, कहता है टू पॉजिटिव आयंस, दो पॉजिटिव आयन है, ईच कैरिंग ए चार्ज Q, है ना, मीन्स कर रहा है कि दो पॉजिटिव आयन है, यानी कि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है ना, कितना है Q है, ये भी प्लस Q है और ये भी प्लस Q है। आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस D से क्या है, सेपरेटेड है। कहता है कि इफ F इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द आयंस, जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है यानी कि F और F, फोर्स ऑफ रिपल्सन F है, आयंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, तो बताइए कि ये जो प्लस Q है, कोई सा भी प्लस Q है क्योंकि दोनों सेम है, तो कह रहा है कितना इलेक्ट्रॉन है वो मिसिंग है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है और नेगेटिव चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब है कि यह जो आयन है इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लूज किया है, तो कहता है कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो इलेक्ट्रॉन बताइए। ठीक है, तो देखिए फ्रॉम कूलम्स लॉ क्या होता है, F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन क्या हो जाएगा, D²। तो Q² यानी कि हमें क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, Q² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे
4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर, ठीक है। और Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर टू पावर हाफ लिख सकते हैं। ये एक चार्ज है, ठीक है। जो आयन हमने लिया है, दो आयन, दो में से एक आयन है, पॉजिटिव आयन जो है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लूज किया था, उसकी वैल्यू कितनी आई है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर। अब आपसे पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग इन आयंस। आयंस में कितना इलेक्ट्रॉन है ना लूज हुआ है या मिस हुआ है ना, जिसके कारण क्यू चार्ज आया है। तो क्या लिखते हैं नंबर इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए, क्यू बाई ई ही तो लिखते हैं। मीन्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर टू पावर कितना हो जाएगा, हाफ अपॉन ई। और अगर इसको आप सॉल्व करिएगा सिंपली तो क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर टू पावर हाफ, ठीक है। ये ऑप्शन में था, बहुत सारे ऑप्शन थे ना, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन ये था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा किस तरह से हमने सॉल्व किया इसे, क्लियर है। तो आज का लेक्चर है वो यहीं तक है। हमने कहा था कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, वो सारे पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। देखिए अगर मैं रिकॉल करूँ इसे, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो फर्स्ट क्या है, हमने कहा था कि आज का टॉपिक हमारा क्या है, कूलम्ब्स लॉ है, जिसमें हमने सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ को एक्सप्लेन किया है। परमिटिविटी के बारे में जाना है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ा है, लिमिटेशन क्या क्या है कूलम्ब्स लॉ का, और हमने 2-3 न्यूमेरिकल भी करवाए हैं, एक जी का भी करवाया है, नीट का भी करवाया है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे। हमने वैसे भी क्वेश्चन बताए हैं, है ना, जो एक से बहुत सारे है ना क्वेश्चन को हम डिवाइड किया है, जो लास्ट में क्या था, क्लियर है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।